हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारा डे और नाइट कैसे फॉर्म होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे सीजन हमारा कैसे चेंज होता है। तो ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आपको स्लाइड में एक चीज दिख रही होगी, क्या रोटेशन और रेवोल्यूशन की कोई फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब क्या है? सिंपल, रोटेशन कुछ नहीं होता। जैसे आप चेयर पे बैठते हो, हमारी ऑफिस चेयर होती है, वो घूमती है और बच्चे आराम से एंजॉय करते हैं उस पर बैठ के, उन्हें घूमने के लिए मिलता है। तो सिंपल एक वही मान लो हमारी एक ऑफिस की चेयर है और उस पर तुम गोल गोल घूम रहे हो बैठ के, उसी को हम लोग रोटेशन कह देते हैं। रोटेशन मतलब क्या? रोटेट करना। सिंपली वैसे हमारी अर्थ क्या करती है, हमारी एक एक्सिस है, मैंने बताया था इमेजिनरी एक्सिस होती है, हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। उस इमेजिनरी एक्सिस पे वो रोटेट करती है, तो उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? रोटेशन कह देते हैं। फिर रेवोल्यूशन की बात हुई। रेवोल्यूशन क्या होता है? मान लो हम ग्राउंड में गए और ग्राउंड हमारा कुछ इस तरह इस शेप का है और इस पे हम लोग रनिंग स्टार्ट किए, रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रनिंग करे जा रहे हैं। तो हमने 10 चक्कर लगा लिए, 20 चक्कर लगा लिए। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? एक पाथ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बार बार रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? रेवोल्यूशन कह देते हैं। जब अर्थ एक पाथ पे ऐसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन कह देते हैं। और रोटेशन कैसे कह देते हैं? वो मूवमेंट को जब अर्थ एक अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है। सो देखो, डेफिनेशन क्या है रोटेशन की? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन कुछ नहीं है, मूवमेंट है अर्थ की ऑन इट्स एक्सिस, अपनी खुद की एक्सिस पे जो मूवमेंट करती है अर्थ, उसी को हम लोग रोटेशन कह देते हैं। अब रोटेशन से इफेक्ट क्या पड़ता है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे पढ़ते पढ़ते। और ये देखो इमेज में क्या है, वीडियो में दिख रही होगी, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है और ये अर्थ हमारी रोटेट कर रही है उस एक्सिस के अराउंड, तो इसी को हम लोग रोटेशन कह देते हैं। फिर रेवोल्यूशन हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ क्या करती है? मूवमेंट करती है सन के अराउंड और एक फिक्स पाथ पे करती है, हमने बताया था। तो क्या है वो? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ की मूवमेंट होती है सन के अराउंड, वो एक फिक्स पाथ पे होती है, और या तो हम लोग उसे ऑर्बिट कह देते हैं, उसी को हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, तो वही मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस वीडियो में देखो क्या है, हमारा सन सेंटर में है और इसके अराउंड हमारी अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? रेवोल्यूशन कह देते हैं। तो अब रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है इस लेक्चर में देखेंगे। सो हमारा एक नया वर्ड आया है इधर, क्या? ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन होता क्या है? हम लोग इधर दो दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक हमारा इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, एक हमारा ऑर्बिटल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में समझ लेते हैं, फिर ऑर्बिटल प्लेन होता है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है वो भी पता चल जाएगा हमें। इक्वेटोरियल प्लेन कुछ नहीं होता, सिंपली प्लेन मतलब क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस, कोई फ्लैट सरफेस। तो ऐसी कोई भी फ्लैट सरफेस जो हमारी अर्थ को इक्वेटोरियल से काट रही हो, इक्वेटोरियल से काट रही हो मतलब डिवाइड कर रही हो, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन कह देते हैं। मैंने इधर इमेज बनाई है, मान लो ये हमारी एक प्लेन है और इसने अर्थ को ऐसे दो दो बराबर हिस्सों में काट दिया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में काट दिया और साउथर्न हेमिस्फीयर में काट दिया। तो ऐसी जो प्लेन है जो इसे नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में काट देती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं। जैसे हमारी अर्थ की एक्सिस दिख रही होगी तुम्हें, और ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस है। ये सारा क्या है? एक ऐसा फ्लैट सरफेस है जिसने अर्थ को दो हिस्सों में काट दिया है। ये दो हिस्सों में काट दिया, हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हमें इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्बिटल प्लेन, हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था। ऑर्बिट के बारे में क्या पढ़ा था? ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है।
और ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ना सन के अराउंड। तो ये सारा, ये जो पूरा प्लेट टाइप का, मान लो ये हमारा पूरा एक सर्कल है। जैसे हम लोग का ग्राउंड होता है, ग्राउंड क्या होता है, एक प्लेन होता है ना। ये मान लो हमारा एक ग्राउंड है, और ग्राउंड के बीच में कहीं हमारा, ये मान लो हमारा क्या है, एक सन बैठा हुआ है ग्राउंड के बीच में। ग्राउंड के बीच में हमारा सन बैठा हुआ है, और हमारा क्या है, ये सारा पूरा ग्राउंड है। तो प्लेन ग्राउंड, जो हमारा प्लेन ग्राउंड हुआ, और हम लोग उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये प्लेन ग्राउंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कह देते हैं। यही सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट। ये हमारी ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट से ही तो ये प्लेन बना है, प्लेन सरफेस बनी है। अगर ये ऑर्बिट, मान लो ये ऑर्बिट नहीं होती, ऑर्बिट नहीं होती तो क्या ये हमारा प्लेन सरफेस बनता, नहीं बनता। ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेन किससे फॉर्म हुआ है, ऑर्बिट से फॉर्म हुआ है। आई होप अब आपको पता चल गया होगा इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। तो इसे हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कह देते हैं, और जो हमारा इक्वेटोरियल से हमें हमारी अर्थ को दो हिस्सों में प्लेन काटता है, उसे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कह देते हैं। और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। आई होप समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल मैंने अच्छा दिया है, आप कोशिश करना इमेजिन करके देख। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, देखो फिर ये हमारी एक्सिस होती है। देखो फिगर देखो, इसी में सारा चीज समझा देता हूँ, फिर उसमें क्या लिखा हुआ है हमें पता चल पाएगा। क्या बोल रहा है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल हमारा पड़ गया, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है इधर, द प्लेन ऑफ द अर्थ एक्सिस। हमारी अर्थ की एक्सिस का एक प्लेन है, ये मान लो एक प्लेन है जो हमारी अर्थ को काट रहा है। हमने एक प्लेन के बारे में पढ़ा था जो हमारी अर्थ को काट रहा था, कहां से, इक्वेटर से। जो हमारी अर्थ को कट करता है, अर्थ को कट करता है कहां से, इक्वेटर से, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं। ये पढ़ा था हमने, इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैं नॉर्मल समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, स्पेलिंग देख लेना क्या होती है। मैं इधर स्पेलिंग सिखाने नहीं आया हूँ, मैं असली में होता क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। फिर क्या बोल रहा है, अर्थ को जो कट करता है इक्वेटर से, उसे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं। अब हमारा एक और प्लेन होता है जो अर्थ को काटता है, हमारा एक और प्लेन होता है जो अर्थ को काटता है। और वो कैसा काटता है, इस हिसाब से काटता है कि जो हमारी अर्थ की एक्सिस होती है, हमारा ये अर्थ है और ये हमारी एक्सिस है, वो इस प्लेन को, हमारा इस, ये ऐसा प्लेन होता है जो हमारी अर्थ को ऐसे काटता है कि वो जो एक्सिस होती है ना हमारी अर्थ की, वो तो कितना डिग्री एंगल बनाए उससे, 66.5 डिग्री बनाए एंगल। सो यही वो इधर लिखा हुआ है क्या, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। हमने पढ़ा था एक्सिस क्या है, इमेजिनरी लाइन है। मेक एन एंगल ऑफ 66 हाफ डिग्री, 66.5 बोल दो, तो वो हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है वो एंगल बनाती है 66.5 डिग्री या 66 हाफ डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। याद रखना, जो हमारी अर्थ की एक्सिस होती है वो एक हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटल प्लेन होता है जिससे 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। और ये एंगल किस लिए बनता है उसका भी रीजन है, मैं आगे ज्योग्राफी में बताऊंगा। और ये टिल्ट होती किस लिए है वो भी बताऊंगा, और टिल्ट होने के इफेक्ट क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। अगर टिल्ट नहीं हुई तो उसका क्या रीजन है, सारा हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो हमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं होगा कि तुम्हें समझ ना आए। अभी बस इतना समझ लो कि जो हमारी अर्थ की एक्सिस होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है, और वो एक ऑर्बिटल प्लेन को 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। बस इतना अभी समझ लो, धीरे धीरे आपको पता चलेगा किस लिए टिल्ट होती है, किस लिए इतना डिग्री एंगल बनाती है। फिर क्या बोल रहा है, अब हमने क्या पढ़ा था, प्लेनेट अर्थ क्या है, प्लेनेट, और प्लेनेट की खुद की लाइट और हीट नहीं होती, उसे कहां से मिलती है, सन से मिलती है। तो हमारे अर्थ को भी तो लाइट कहां से मिलती है, सन से मिलती है। अब क्या बोल रहा है, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। फिर ड्यू टू स्पेरिकल शेप और जियोइड शेप क्या होता है,
जियोइड शेप और स्फेरिकल शेप के वजह से ही हमारी क्या होती है, अर्थ को सिर्फ आधी लाइट मिल पाती है एक टाइम पे, एट अ टाइम एक टाइम पे हमें आधी लाइट ही मिल पाती है। देख रहे होगे आप इधर, ये हम लोग को क्या दिख रहा है, हल्का सा सर्कल आपको दिख रहा होगा डार्क। तो इस तरफ क्या हो रहा है, नाइट, और इस तरफ हमारा सन होगा मान लो, तो इधर से हमारी रोशनी आ गई हुई, तो इस तरफ जितने भी देश पड़ रहे होंगे उस समय डे हो रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो हमने अभी पढ़ा था रोटेशन, रोटेशन की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। क्या पॉसिबल हो पाता है कि एक समय एक जगह डे हो रहा होता है और एक जगह नाइट हो रहा है, क्योंकि हमारा सन क्या है, सन तो फिक्स है, और हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने पे जिस तरफ सन की तरफ रोटेट होके वो आती है, तो उस देश में क्या हो जाता है, डे हो जाता है, और जिस जगह सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती उसके बैक साइड क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है। तो यही सब उधर लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ द फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। अब जो फेस कर रहा है सन की तरफ, उधर कहाँ, क्या उधर हम लोग को क्या मिलता है, डे मिलता है। वाइल अदर हाफ, जो अदर हाफ होता है, मान लो ये हमारा सन है और ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, तो इस तरफ से लाइट पड़ रही है तो इधर डे हो रहा होगा और इधर क्या होगा, नाइट हो रही होगी। वही बोल रहा है, आधे में तो हमारा डे हो रहा होता है और आधे में नाइट हो रही, नाइट हमें एक्सपीरियंस होती है। फिर हमने एक चीज और देखी, क्या देखा, ये हमें एक सर्कल दिख रहा है जो हमारा क्या, डे और नाइट को बांट रहा है। तो वही वो डेफिनेशन में बता रहा है, क्या बोल रहा है, द सर्कल डेट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब, वो सर्कल जो हमारी डे और नाइट को डिवाइड कर रहा है, उस सर्कल को हम लोग क्या कह देते हैं, उस सर्कल को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह देते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, समझ आ गया होगा। मान लो ये हमारी अर्थ है, इस तरफ हमारा सन है, तो इस तरफ हमारा डे हो रहा होगा आधे पे, हाफ अर्थ पे हमारा डे हो रहा होगा, हाफ अर्थ पे नाइट हो रही होगी। तो कोई लाइन होगी, कोई सर्कल होगा ऐसे जो हमारा डे को अलग कर रहा होगा, नाइट को अलग कर रहा होगा, उसी सर्कल को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह देते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। फिर क्या बोल रहा है, देखो, this circle does not coincide with the axis of the earth। क्या बोलना चाहता है वो, कि ये जो सर्कल है ना, ऐसा नहीं होता कि हमारी एक्सिस से ये कोइंसाइड करता है, मतलब मिलता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी ये अर्थ की एक्सिस है, मान लो ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ की एक्सिस है, तो ऐसा नहीं होता कि ये हमारा डे हो रहा होगा और ये हमारा नाइट हो रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बोलना चाहता है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो ये हमें ये बोलना चाहता है, मान लो ये हमारा अर्थ है और ये हमारी एक्सिस है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ये सर्कल ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा डे कितने में हो रहा होगा, इतने पे हो रहा होगा, और नाइट कहाँ पे हो रही होगी, देखो हमारा अर्थ के इस तरफ भी, जो हमारी ये एक्सिस है, इसके इस तरफ भी नाइट हो रही होगी। तो ये बोलना चाहता है कि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो कोइंसाइड नहीं करती किससे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से। तो समझ लेना, जरूरी नहीं है कि अर्थ की एक्सिस है उसके उस तरफ, अर्थ की एक्सिस से आधी तरफ नाइट होती है आधी तरफ डे होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उस साफ साफ बता रहा है कि अर्थ की एक्सिस कोइंसाइड नहीं करती। फिर हमारा क्या बोल रहा है, द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। हमें पता है हमारी एक्सिस पे वो 24 आवर लेता है एक रोटेशन के लिए, तभी हमारा एक डे बनता है। तो द पीरियड ऑफ रोटेशन, उस पीरियड को हम लोग क्या कह देते हैं, अर्थ डे कह देते हैं। हमारा एक डे कितने देर में कंप्लीट होता है, 24 आवर में, 24 आवर में कंप्लीट होता है। 24 आवर में कंप्लीट होने की वजह से ही उस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, अर्थ डे कह देते हैं। वही बोल रहा है ये, द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ रोटेशन नोन एज अर्थ डे, उसी को हम लोग अर्थ डे कहते हैं। तो हमने इधर दो चीज पढ़ी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो कोइंसाइड नहीं करता, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, वो लाइन होती है, वो सर्कल होता है जो डे और नाइट को डिवाइड करता है, और जो अर्थ डे होता है वो जो 24 आवर में कंप्लीट होता है रोटेशन, उस पीरियड को हम लोग अर्थ डे कह देते हैं। फिर ये मोशन हमेशा होता है, डेली होता है, ऐसा नहीं होता कि हमारी अर्थ घूम रही है, रुक गई, उसका मन किया, रुक गई, फिर उसके बाद घूमना शुरू कर दी, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी अर्थ रुक जाएगी ना तो उसका भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, एक ही बार में तुम स्पेस में पहुंच जाओगे उड़ के। तो तुम्हें अभी पता भी नहीं है कि हमारी अर्थ कितनी स्पीड से घूम रही है। अगर एक बार अर्थ रुक गई ना तो तुम जहां बैठे हुए हो बैठ नहीं पाओगे। तो अर्थ को इस हिसाब से डिजाइन किया है ना, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इतनी स्पीड से चल रहे हो कि
तुम सोच भी नहीं सकते हो। सो अब मान लेते हैं, अब मैंने बोला कि अर्थ रुक जाएगी तो क्या होगा, तो अब बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर मान लो, देखो बहुत बड़ा केस बन जाएगा हमारा, अगर अर्थ रुक जाती है तो अर्थ हमारी ये रही, ये हमारी एक्सिस, सॉरी थोड़ी सी वैसे बन गई है, समझ लेना, ये हमारा सन। समझने की कोशिश करो ड्राइंग को, बस ये मत सोचो कि सन ने ड्राइंग थोड़ी सी अजीब बनाई है। सो देखो अब क्या बोल रहा है, अगर हमारी अर्थ रुक जाती है, वो हमसे पूछ रहा है व्हाट हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो क्या होगा। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोलना चाहता है और क्या असली में इफेक्ट पड़ेगा। मैंने बोला ना अभी, तो वो देखते हैं अब क्या बोल रहे हैं। ये हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी एक्सिस है, एक्सिस हमेशा टिल्ट होती है, इसीलिए हमारा जो ग्लोब भी होता है ना, ग्लोब देखा होगा तुमने, वो क्या होता है, देखो टिल्ट है ये हमेशा। जो हम लोग ग्लोब भी, हम मिनिएचर फॉर्म भी बनाते हैं, वो भी टिल्ट होता है, किस लिए, क्योंकि असली में अर्थ की जो अर्थ है वो टिल्ट है, और उसका मतलब इफेक्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा अर्थ है, और मान लो ये इधर हमारा सन है, और जिस तरफ सन की रोशनी आ रही होती है उस तरफ हमारा डे हो रहा होता है, और जिस तरफ नहीं आ रही होती उस समय हमारा नाइट हो रहा होता है। अब मान लो कि हमारी अर्थ रुक गई, हमारी अर्थ इधर ही रुक गई, तो क्या होगा, पर्टिकुलर रीजन में हमेशा ही डे रहेगा, और जो उसका बैक साइड रीजन होगा उधर हमेशा ही नाइट रहेगी, उधर कभी सूरज निकलेगा ही नहीं। तो वही ये बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, जो पोर्शन अर्थ की तरफ कर रखा है पोर्शन, वो क्या होगा, हमेशा डे एक्सपीरियंस करेगा, उसे उधर नाइट होगी ही नहीं, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म। और क्या होगा, अगर एक ही तरफ सन होता रहेगा तो उधर क्या होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, लोग रह ही नहीं पाएंगे, सीजन ही चेंज नहीं हो पाएंगे, हमेशा हमेशा गर्मी रहेगी। तो सोच लो, अब सोचो हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर जाए तो हमारा एक रीजन पूरा ही गर्म हो जाएगा, इतना गर्म होता जाएगा, इतना गर्म होता जाएगा कि कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा हाफ क्या होगा, जो दूसरा हाफ बचेगा वो क्या हो जाएगा, पूरा डार्कनेस रहेगा, और क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड, पूरा ठंडा हो जाएगा, ऑल द टाइम हमेशा वो ठंडा रहेगा। जैसे अभी भी आप देखते होगे आर्टिक और अंटार्कटिका सर्कल में बहुत ही कम लोग रह पाते हैं, इतनी ठंडी होती है उधर। जब तो रोटेट कर रही है तब ऐसा हाल है, अगर मान लो रोटेट ना करे तो वो आधा पोर्शन, हमारी अर्थ की आधी पोर्शन क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, कोई रह ही नहीं पाएगा। तो अर्थ को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ना कि अर्थ पे इसीलिए लाइफ हो पाई है। और ये हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो रोटेशन होता है उसी से हमारा क्या होता है, डे और नाइट होता है। अब समझ आया रोटेशन से हमारा क्या फायदा होता है, क्या इफेक्ट देता है रोटेशन हमें। मान लो हमारी ये अर्थ है, तो हमारा रोटेट करता है तो डे हो जाता है, फिर नाइट हो जाता है, फिर डे होता है, तो रोटेशन से हमारा डे और नाइट इफेक्ट होता है, डे और नाइट होता है चेंज। फिर क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम केसेस, इतने बुरे कंडीशन में लाइफ तो हो ही नहीं सकती। क्यों, अगर सन रोटेट, अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हमेशा एक तरफ पूरी गर्मी रहेगी, उधर कोई नहीं रह पाएगा, और एक उसके बैक साइड पूरी डार्कनेस रहेगी और ठंडा पड़ जाएगा, उधर भी कोई नहीं रह पाएगा। तो लाइफ तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे। तो देख रहे हो रोटेट करने से क्या, रोटेट को रोक देने से क्या फर्क पड़ता है। ये देखो अब इधर क्या बोल रहा है, ये हमारी नाइट है, इधर हमेशा पूरा कोल्ड एरिया हो जाएगा और इधर पूरा हॉट हो जाएगा, कि तुम्हें जो हरा हरा दिख रहा है कुछ नहीं बचेगा, सारा जल जाएगा, और इधर इतना बर्फ होगी, इतनी बर्फ होगी कि कोई रह नहीं पाएगा। फिर क्या बोल रहा है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, क्या होता है, हमने सबसे पहले रोटेशन के बारे में पढ़ लिया। रोटेशन से हमें क्या पता चला कि वो मूवमेंट जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है उसे हम लोग रोटेशन कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, डे और नाइट का चेंज रोटेशन से होता है, अगर डे रोटेट करना बंद कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, वो सारा हम लोग ने अभी तक देखा। अब हम लोग दूसरा जो मोशन हमने पढ़ा था रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। रेवोल्यूशन से क्या होता है, रेवोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, वो सारा अब देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट, उस अपने ऑर्बिट पे उसे क्या बोल देते हैं, रेवोल्यूशन कह देते हैं, यही हमने अभी पढ़ा था। और क्या बोल रहा है, हमारी जो अर्थ होती है ना, वो रेवोल्यूशन, मतलब मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, ये पूरा रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगाती है पता है, ये हमारा 365 डेज और हाफ 1/4 डे,
मतलब एक डे में कितना आवर होता है? 24 आवर। वन डे में कितना आवर होता है? 24 आवर होता है। तो 1/4 मतलब इधर भी 4 से डिवाइड किया तो इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे। नॉर्मल मेथड है ये, इसमें कुछ समझाने का चीज नहीं है, ठीक है। ये हमने 5th क्लास तक पढ़ा हुआ है सारा, कैसे हम लोग ये चीज निकालते हैं। तो 1/4 मतलब क्या हो गया? 6 आवर। तो हमारी अर्थ क्या करती है, जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है ना, वो कितना टाइम लेती है? 365 डेज और 6 आवर। याद रखना क्या बोल रहा है मैंने, जो हमारी अर्थ को रोटेट रिवॉल्व करने में टाइम लगता है वो कितना लगता है? 365 डेज 6 आवर लगता है रिवॉल्व करने के लिए। वही बोल रहा है सन के अराउंड इट टेक 365 हाफ डे 1 ईयर, जिसे हम लोग एक साल बोल देते हैं, टू रिवॉल्व द अराउंड द सन। अब एक साल में क्या क्या इफेक्ट होता है हमें पता है। एक साल में गर्मी भी आती है, ठंडी भी आती है, हर चीज होता है। तो उसके बारे में कैसे होता है वो सारा भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखो, अब एक और चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या? देखो इधर एक स्लाइड मैं समझाता हूँ। हमारी अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है 365 प्लस 365 डेज प्लस 6 आवर, है ना। अब 6 आवर करती है, ठीक है। फिर हमने एक चीज पढ़ा था, लीप ईयर। 360 डेज ये किस लिए होता है? अभी इसका रीजन तुम्हें पता चलेगा। देखो हमारा क्या होता है, हमारा लीप ईयर कब आता है? हर 4 ईयर बाद। जैसे हमारा 2000 लीप ईयर था तो कब आएगा? 2004 में, फिर 2008 में, और हमारा 2020 भी तो लीप ईयर है। सो जो हमारा लीप ईयर होता कैसे है, कैसे बनता है, वो हम देखेंगे। अब देखो हमारा क्या होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में कितना लगता है? 65 डेज और 6 आवर। अब क्या हुआ, ये तो हमारा पहला ईयर हो गया। मान लो ये हमारा 2001 हो गया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। 2002 में क्या होगा? 365 डेज 6 आवर पहले से था, क्या हो जाएगा ये? 12 आवर हो जाएगा। फिर 2003 में क्या हो जाएगा? 365 डेज प्लस 6 आवर और ऐड हो जाएगा, 18 आवर हो जाएगा। फिर हमारा 2004 में क्या होगा? 365 डेज प्लस 18 था, उसमें 6 और प्लस कर देंगे, 24 आवर हो जाएगा। तो देखो 24 आवर मतलब क्या होता है? 1 डे। और 2004 में कितने डे हो जाएंगे? हमारे पास 365 तो पहले से थे, तो एक डे और प्लस हो जाएगा 365 में, तो क्या आ जाएगा आंसर? 366 डेज। और इसी को तो हम लोग लीप ईयर कहते हैं, है ना। और लीप ईयर, और हमारे फरवरी में हमने पढ़ा था क्या, उसमें 28 दिन होते हैं, तो हम लोग वो एक दिन फरवरी में जोड़ देते हैं। तो ये सिंपल था, कुछ नहीं है। हमारा 6 घंटा हमेशा बचता था हर साल में, हमारा 6 घंटा बचता था। वो हम लोग ऐसे मानते नहीं थे, पर ऐसा हमारा वो 6 आवर बचता था, तो हम लोग उसे सिंपल वैसे ही रहने दिए और हर साल उसे जोड़ते गए। तो हमारा जो चौथा साल, वो 6 घंटा मिल के 24 आवर बना लिया। वो 6 घंटा 4 साल 4 बार मिल के, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल मिल के 24 आवर बना लिया। तो और वो 24 आवर को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया एक दिन में। तो हमारा हर 4 साल में एक दिन हम लोग ऐड कर देते हैं, और उसी को हम लोग लीप ईयर कह देते हैं। अब तुम्हें पता चल गया होगा लीप ईयर कैसे होता है। हमारा जो 4th ईयर होता है उसमें 360 डेज कैसे होते हैं, तो सब चीज का एक रीजन है। ऐसे ही और सारे रीजन जो मैंने बोला है, ज्योग्राफी में मेरे साथ पढ़ते रहो, आपको अलग अलग ऐसे बहुत सारे रीजन पता चलेंगे। और तुम सोचोगे अगर ऐसा कैसे पॉसिबल है। हमने अभी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो वही बोल रहा है, वी कंसिडर अ ईयर, क्या बोल रहा है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक साल कितने डेज का है, 365 डेज का है ओनली, और 6 आवर इग्नोर कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो वो 6 आवर जुड़ता जाता है, और 4 बार जुड़ के वो 24 आवर बन जाता है, और 24 आवर हर चौथे साल हम लोग जोड़ देते हैं साल में, जो कि 366 डेज बना देता है हमारा, और उसी को हम लोग लीप ईयर कह देते हैं। फिर क्या आप जानते हो, डू यू नो द एशियंट एस्ट्रोनॉमर, इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट,
क्या थे, इनने स्ट्रेट किया था, इनने बोला था, क्या बोला था, जो हमारी अर्थ है वो राउंड है और क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। सोचो कितने पुराने ये आर्यभट्ट हैं और इनने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट क्या, स्ट्रेट किया था, इनने खुद बोला था, इनने अपना स्टडी किया होगा और इनने फिर स्टडी करने के बाद खुद इनने बोला कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है और रोटेट कर रही है अपने खुद के एक्सिस पे। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। आर्यभट्ट कौन थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे। फिर देखो वही बोल रहा है 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, हर साल 6 आवर सेव हो जाते थे। और फिर हर साल 6 आवर सेव होने के बाद हर 4 साल पे, जैसे फर्स्ट ईयर सेव हुआ, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर होते ही हमारा 24 आवर बन जाता था और 24 आवर को ही हम लोग एक डे बोलते थे, तो वो एक डे हम लोग ऐड कर देते थे। दिस सरप्लस डे, जो एक डे बन गया सरप्लस डे, उसे हम लोग ऐड कर देते हैं कौन से मंथ में, फरवरी में। तो इसीलिए एवरी फोर्थ ईयर फरवरी हैज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। इसीलिए फरवरी में 29 डेज होते हैं हर 4 साल बाद। और याद रखने का तरीका क्या है वो भी अभी देखेंगे हम लोग। सच अ ईयर विच विथ 366 डेज, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, लीप ईयर कह देते हैं। सबको पता होगा ये चीज। अब हम लोग लीप ईयर को फाइंड कैसे करें, ये तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा, मैं थोड़ा सा बस समझाने के लिए आपको इधर बता रहा हूँ कि कोई भी ईयर दे दे, मान लो 2022 दे दे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है। सिंपल है, कोई भी नंबर हो, कोई भी हमारा ईयर हो, उसे तुम 4 से डिवाइड कर लेना, और अगर हमारा रिमाइंडर बच गया तो वो लीप ईयर नहीं है, और रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो वो लीप ईयर है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, हम लोग 2020 का ही ले लेते हैं। लो 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2020 को, 4 क्या करोगे, 5 जा 20, कट गया, हमारा 2 नीचे आया, फिर जीरो को नीचे लगाने के लिए हम लोग को फिर जीरो लेना पड़ेगा, जीरो भी बाहर आ गया, फिर 5 जा 20, कट गया, कोई रिमाइंडर बचा नहीं, ये पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 2020 क्या है, हमारा लीप ईयर है। और तुम फरवरी का देखो, कैलेंडर मैंने तुम्हारे लगाया, देखो 20 है, और फिर 2019 में हमारा 28 डेज थे। तो ये फर्क होता है लीप ईयर और कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आ गया होगा। सिंपल, कोई भी ईयर है उसे 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर छोड़ता है, रिमाइंडर हमारा बचता है, तो वो लीप ईयर नहीं है। It is clear that Earth is going around the Sun in elliptical path. हमें ये तो क्लियर है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ पे घूम रही है। इलेप्टिकल पाथ क्या होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, कुछ ऐसा शेप होता है जो हम लोग सर्कल होता है ना, इसे हम लोग दोनों तरफ से कंप्रेस कर देते हैं तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, और इसी को हम लोग इलेप्टिकल पाथ बोल देते हैं। बस तुम जान लो, इसका कुछ अभी यूज नहीं है, बस इतना समझ लेना। वो एलोंगेटेड पाथ बोल दो, इलेप्टिकल पाथ बोल दो, सब सेम है। फिर नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइनिंग द सेम डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है वो, ऑर्बिट है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है, ये कितना डिग्री बना दी है, ये हमारा एक प्लेन था ना, मैंने बोला था ये ऑर्बिटल प्लेन है, मान लो प्लेग्राउंड है हमारा, प्लेन ही तो है ये, मान लो ये प्लेग्राउंड है और इसके चारों तरफ हमारी अर्थ चक्कर लगा रही है, तो ये हमारा कितना, इधर भी 66.5 डिग्री बनाएगी, अगर इधर भी आ जाएगी तो इसकी एक्सिस जो है इधर भी 66.5 डिग्री बनाएगी, अगर इधर भी आ जाती है, इधर भी आ जाती है, मान लो ये हमारी एक्सिस है, तो इधर भी हमारी 66.5 डिग्री बनाएगी, इधर भी आ जाती है तो ये हमेशा 66.5 डिग्री बनाएगी, किससे, ऑर्बिटल प्लेन से। यही तो पढ़ा था हमने, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, जिससे अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री बनाए, उसी को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोल देते हैं। तो आई होप इधर और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ऑर्बिटल प्लेन होता क्या है, और अर्थ हमारी एक ही तरफ टिल्ट रहती है हमेशा सेम डायरेक्शन के लिए। फिर अ ईयर इज यूजली डिवाइड इनटू, देखो हमारा ईयर, समर भी हमारे ईयर में आता है, हमें विंटर भी देखने के लिए मिलता है, स्प्रिंग भी देखने के लिए मिलता है, और ऑटम सीजन, हमारे 4 सीजन मेनली देखने के लिए मिलते हैं हमारी अर्थ पे।
तो होता क्या क्या है, हमारी गर्मी कैसे पड़ती है, विंटर कैसे पड़ता है, स्प्रिंग कैसे आता है, ऑटम कब पड़ता है, वो सारा हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग को इधर क्या पढ़ रहा है, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, रेवोल्यूशन। तो याद रखना जो हमारी रेवोल्यूशन होती है उसी के वजह से हमारा चेंज होता है क्या, सीजन। सीजन हमारा किससे चेंज होता है, रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होता है। और जो हमारा डे और नाइट होता है वो किससे होता है, रोटेशन की वजह से होता है। सिंपल है। अब आपको समझ आ गया होगा सीजन कैसे चेंज होता है, वो तो अभी हम पढ़ेंगे, और डे कैसे चेंज हो जाता है वो तो आपने देख लिया है। तो सीजन कैन चेंज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द, अब देखो सीजन कैसे चेंज होता है, सिंपल, अर्थ की पोजीशन चेंज होती होगी सन के अराउंड, तभी चेंज हो पाता होगा। क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है, रिवॉल्यूशन में क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है, ओ सॉरी रिवॉल्व करती है अर्थ के सन के अराउंड, तभी कुछ ना कुछ चेंज होता होगा। देखो इस फिगर से मैं समझाता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा है क्या क्या चीज। क्या बोल रहा है वो, जो हमारा ऑन 21 जून द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टूवर्ड द सन, क्या बोल रहा है वो, देखो इमेज देखो समझ आएगा। ये देखो जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है कब, समर सोलेस्टिक में, वो किसकी तरफ टिल्ट होता है, सन की तरफ टिल्ट होता है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा इक्वेटर है, और ज्यादातर रेस कहाँ पड़ रही है, देखो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है। और ये इमेज देखो, ये देखो हमारा इंडिया है, और ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से पास हो रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रही है, और उस समय क्या हो रहा होता है, हमारी सबसे ज्यादा रेस पड़ रही होती है, इसीलिए हमारा जो बताया जा रहा है समर सोलेस्टिक में हमारा सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अब देखो आगे पढ़ो पता चलेगा, द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वही जो मैंने अभी बोला। इस समय क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बहुत ज्यादा रेफॉल हो रही होती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इस एरिया में बहुत ज्यादा हीट होगी। फिर एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, क्योंकि वजह किसकी वजह से, सन की स्लेंट हाइट की वजह से, स्लेंट रे की वजह से पोल्स पे क्या होता है, ठंडी होती है, लेस हीट हीट पहुंच पाती है उधर तक। फिर हमारा नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, इस समय क्या होता है, हमारा जो नॉर्थ पोल होता है वो किस तरफ इंक्लाइन होता है, किस तरफ झुका होता है, सन की तरफ झुका होता है। और प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यू डे लाइट अबाउट 6 मंथ। अब क्या बोल रहा है ये देखो, एक और रीजन हमें पता चला, एक और अच्छा फैक्ट हमें पता चला, क्या कि जो हमारा हमने क्या देखा अभी तक क्या पढ़ा कि जो हमारी सन रेस पड़ती हैं डायरेक्ट हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है, इक्वेटर पे नहीं पड़ती, डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एरिया में जितनी भी कंट्री आती होंगी उसमें क्या होता होगा, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती होगी, कब, विंटर सोलिस्टिक में। और क्या बोला उसने, फिर देखो जो हमारी ये देखो हमारा अंटार्कटिका सर्कल साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल। तो इस समय हमारा आर्टिक सर्कल पे हमारी जो सन की रे होती है ना, स्लैंट होती है, एक तो डायरेक्ट पड़ना होती है और एक होती है स्लैंट। तो स्लैंट में ज्यादा तेज हीट तो नहीं होती पर रोशनी उधर होती है। तो ऐसा माना बोला जाता है कि इस समय तक तो वो पूरा क्या होती है, इधर से लेके इधर तक क्या होता है, पूरा हमेशा जो हमारा नॉर्थ पोल होता है उधर डे होता है, मतलब 6 महीने तो हमारी इधर से लेके इधर तक 6 महीने हमारी डे हो रही होती है नॉर्थ पोल पे, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। देखो इधर नाइट हो जा रही है, अभी इधर आगे समझेंगे विंटर सोलिस्टिक तो उसमें पता चलेगा। तो हमने ये पढ़ा इधर अभी, वही वो बता रहा है, द पोर्थ इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, जो पोर्थ होता है नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ झुका रहता है, इसीलिए आर्टिक सर्कल पे हमेशा डे लाइट होती है 6 महीने तक लगातार। कहां से कहां तक देखा था हमने, अभी दिखाया था तुम्हें। क्या बोल रहा है, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज समर इन द रीजन। क्या होता है, जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है इस समय क्या हो रहा है, बहुत सारा लाइट कहाँ पड़ रहा होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा होता है, इसलिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर हो रहा होता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में उसका उल्टा होगा, उस समय फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा होता है। कब, जून में, 21 जून को। और 21 जून को और क्या होता है, 21 जून को होता है लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब ये लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होता है, 21 जून को होता है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स। इस समय साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी, उसका उल्टा हो जाता है। क्या बोलना चाहता है वो, उस समय उधर
ठंडी पड़ रही होती है। देखो इट इज अ विंटर सीजन देयर, उधर क्या होता है, विंटर सीजन हो रहा होता है। द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, उधर उस समय क्या हो जाता है, रात लंबी हो जाती है। विंटर में हमारी रात पहले हो जाती है, दिन हमारा छोटा होता है, तो उस समय उसका उल्टा हो रहा होता है। जैसे हमारा साउथ नॉर्थन हेमिस्फीयर में डे लॉन्ग बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और वैसे ही रात छोटी होती है, वैसे ही विंटर सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा हो रहा होता है और रात बड़ी हो रही होती है। और इसी पोजीशन को अर्थ की हम लोग समर सोलिस्टिक बोल देते हैं। तो समर सोलिस्टिक होता क्या है मेनली हमारा, एक और बार आपको समझा देता हूँ समर सोलिस्टिक होता क्या है। समर सोलिस्टिक में याद रखना, सबसे पहले हमने पढ़ा जो हमारी सन की रेस होती है वो कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा होता है। और इस समय सबसे ज्यादा रेस पड़ रही होती है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और वो उस समय क्या होता है, गर्मी हो रही होती है तो सबसे बड़ा दिन होता है कब, 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। और उसी समय उसका रिवर्स हो रहा होता है हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर हो रहा होता है तो विंटर हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा विंटर हो रहा होता है। इतना सारा हमने पढ़ा था समर सोलिस्टिक में। समर सोलिस्टिक क्या होता है आई होप समझ आ गया होगा। सेम अब हम लोग विंटर सोलिस्टिक क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो विंटर सोलिस्टिक कब होता है, 20, ये डेट बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें याद रखने के लिए। अब क्या बोल रहे हैं, विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट। अब इसमें क्या होता है, हमारा समर सोलिस्टिक में क्या हो रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रे हिट कर रही थी। पर अब विंटर सोलिस्टिक में क्या हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा रे डायरेक्टली हिट करती है, किसकी, सन की। फिर एज अ साउथ पोल टिल्ट होता है टूवर्ड्स साउथ पोल। उस समय क्या हो रहा होता है, देखो साउथ पोल में अब धूप पड़ रही होती है, तो मतलब इधर से लेके इधर तक, क्या बोला मैंने, ये सॉरी ये पूरा रीजन अब क्या हो रहा होगा, साउथ पोल में दिन हो रहा होगा और नॉर्थ पोल में रात हो रही होगी। देखो रात तो दिख ही रही है तुम्हें, सेम उसी तरह जैसे इधर से लेके इधर तक हमारा नॉर्थ पोल में हमारा दिन हो रहा होता है 6 महीने, और इधर हमारा जब हम लोग निकलते हैं इधर से 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक हमारा क्या हो रहा होता है, नॉर्थ पोल में रात हो रही होती है। सेम वही है कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे 2 बार 3 बार देख लेना, ये चीज पार्ट समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। ऑन 20 देखो फिर क्या बोल रहा है वो, एज अ सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने पता था 23 डिग्री हाफ साउथ में होता है, तो लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। इस समय क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही होती है, तो जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, इधर क्या चल रही होती है, समर चल रही होती है। और उधर क्या बोल रहा है, देखो एक और चीज बोल रहा होगा क्या, देयर फॉर इट इज समर इन द, और इसीलिए क्या होता है, समर हो रही होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। और उसका मतलब क्या, सबसे ज्यादा लंबा डे और सबसे छोटी रात। और उसका रिवर्स हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होता है उस समय। अगर हमारा समर हो रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर में तो उल्टा हो रहा होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। और इसी पोजीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, विंटर सोलिस्टिक कह देते हैं। आई होप समझ आ गया होगा समर सोलिस्टिक क्या होता है और विंटर सोलिस्टिक क्या होता है। मैं एक और बार रिवीजन करवा दूंगा अभी लास्ट में दोबारा पढ़ाते समय, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विंटर में हमारा क्या होता है, जो विंटर में हमारा क्या होता है, हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर हो रही होती है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में ही तो हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है इधर नीचे। तो जब हम लोग क्रिसमस बनाते हैं इंडिया में उस समय तो ठंडी हो रही होती है, पर असली में तुम्हें पता है क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में। ये देखो इमेज, ये लोग समर में एंजॉय कर रहे हैं। तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर पड़ता है, तो उस समय क्रिसमस के समय उधर समर सीजन हो रहा होता है, तो वो लोग गर्मी में अपना क्रिसमस बनाते हैं। देखो ये भी एक फैक्ट तुम्हें पता चला। फिर क्या होता है 21 मार्च और सितंबर 23 को, देखो हमने 4 डेट मिली है अभी तक हमें, 21 जून समर सोलिस्टिक, 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिक, अब हमें मिली 21 मार्च, फिर हमें मिल रही है 23 सितंबर। देखो अब इन दोनों डेट का क्या खासियत है वो देखते हैं।
On 21st March and September 23rd, the direct ray of the sun fall on the equator. अभी तक क्या हो रहा था हमारा 21 जून को क्या हो रहा था, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रे पड़ रही होगी, रे पड़ रही थी डायरेक्ट सन की। फिर 22 दिसंबर में हमने क्या पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही थी सन की डायरेक्ट रे। और अब क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, जो हमारी रे पड़ रही होती है ना, ऐसा 2 समय आता है कि हमारी रे क्या होती है, इक्वेटर पे पड़ रही होती है, डायरेक्ट हमारी रे इक्वेटर पे पड़ रही होती है। देखो इमेज, देखो ये रहा हमारा 23 सितंबर और 21 मार्च। इसमें क्या होता है, ये ऐसे समझ लो, ये रहा हमारी सन और ये रहा हमारा इक्वेटर। तो इस समय सन की सारी रे हमारी इक्वेटर पे पड़ रही होती है, ठीक है। इस समय ये टिल्ट तो है, मैं कैसे बना के दिखाऊं आपको, आपको लगेगा कि मैंने एक्सिस इसकी चेंज कर दी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारी सन की रे है, मान लो ये हमारी अर्थ है, तो ये मैं आपको इस तरफ से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरफ से देखो, ये हमारी इक्वेटर है, तो ये अर्थ अभी भी टिल्टेड है इस एक्सिस के रोटेटेड में। इस एक्सिस मतलब जो रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट के उसमें, वो टिल्टेड है 66 डिग्री, पर अर्थ के सामने पड़ रहा है क्या, इक्वेटर। इक्वेटर पे उस समय सीधी रोशनी पड़ रही थी। सेम उसका अपोजिट है, इधर भी ऑर्बिट है ऐसे, तो उधर भी 66 डिग्री टिल्ट है, पर जो हमारी इक्वेटर है उस पर हमारी डायरेक्ट सन पड़ रही होती है, ठीक है। ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ और ये वाला पोर्शन। तो हमारा ये कब होता है 23 जब जून से हम लोग निकले, इसमें क्या पढ़ा हमने, डे सबसे बड़ा था। फिर क्या होता है, डे सबसे छोटा होते जाता है। फिर हमारी नाइट इधर सबसे छोटी थी, डे सबसे बड़ा था, कब, समर सोलेस्टिक में। तो नाइट भी तो बड़ी होती जाएगी, अगर डे छोटा होता जाएगा तो नाइट भी बड़ी होती जाएगी। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि नाइट और डे सेम हो जाते हैं। वो कौन सी सिचुएशन होती है, 23 सितंबर को, और उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारा उस समय क्या हो रहा होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा होता है और हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है। सेम उसी तरह जब हम लोग घूम के विंटर सोलिस्टिक हमारा पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा 21 मार्च आता है हमारा अब देखो ये तो हमारा आ गया कौन सा, ऑटम, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक लेके चलो तो समझ आ जाएगा। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डे सबसे बड़ा, फिर छोटा छोटा आता हुआ ऑटम आ गया, फिर उसके बाद इधर भी हमारी नाइट और डे इक्वल आ गया। फिर क्या होगा, अब हमारा डे और छोटा होते जाएगा और नाइट बड़ी होती जाएगी। फिर एक समय आएगा कि नाइट सबसे बड़ी हो जाएगी, डे सबसे छोटा हो जाएगा, और वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, नाइट सबसे बड़ी हो जाती है और डे सबसे छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, चेंज होने, फिर उसके बाद फिर से नाइट छोटी होने लग जाती है, नाइट फिर से छोटी होने लग जाती है और डे हमारा फिर से बड़ा होने लग जाता है। फिर एक समय आता है कब, 21 मार्च को, कि फिर से हमारा डे और नाइट फिर से सेम होती है, और वो कब होता है 21 मार्च को, कि डे और नाइट फिर से सेम होती है। मतलब 2 टाइम आता है, एक तो 23 सितंबर और 21 मार्च। इस समय क्या होता है, डे और नाइट सेम होती है। क्यों, क्योंकि इस समय डायरेक्ट रे कहाँ पड़ रही होती है, इक्वेटर पे पड़ रही होती है। और सिंपल है, अगर हमारे 23 सितंबर में हमारा क्या होता है, ऑटम हो रहा होता है, ठीक है, हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और उसका उल्टा अगर हमारा 21 मार्च स्प्रिंग हो रहा होता है, कहाँ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को। ये फिगर बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक एक। दोबारा से ये सुन लेना, दोबारा रिपीट कर लेना, बहुत सिंपल है, बच्चों को समझ नहीं आता, आप दोबारा से ये रिपीट करोगे। इसलिए मैंने इतना टाइम दिया है इस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या होता क्या है असली में। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है, मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो तुम्हें दोबारा से समझ आएगा, क्योंकि हमें रिवाइज मस्ट है हर चीज के लिए। सो इस समय क्या हो रहा होता है, एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और ना कोई पूरी होल अर्थ क्या होती है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है। इस समय हमारी जो अर्थ होती है ना, किसी तरफ टिल्ट नहीं होती, ना सन की इस तरफ होती है ना उस तरफ होती है, क्योंकि सन तो ऐसे हो रहता है और टिल्ट ऐसे है, तो वो तो सामने पड़ ही रही है। इधर भी सेम वही पोजीशन हो रही होती है, अभी मैंने समझाया था, तो वही बोल रहा है, एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ इज एक्सपीरियंस इक्वल डे। किसी तरफ टिल्ट नहीं होती, इसीलिए हमें हर दिन इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस होती है, और इसी को हम लोग इक्विनॉक्स बोल देते हैं।
फिर क्या बोल रहा है ऑन 23rd, वही समझा रहा है आपको, 23rd सितंबर इज एन ऑटम सीजन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, उसका उल्टा अपोजिट इन द केस ऑफ when it is spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere। जब हमारा स्प्रिंग सीजन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होगा तो ऑटम सीजन साउथर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होगा। उसका सेम उल्टा केस होगा, जब हमारा ऑटम सीजन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होगा तो स्प्रिंग सीजन साउथर्न हेमिस्फेयर में हो रहा होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, समर सोलिस्टिक क्या होता है, ऑटम सीजन कैसे चेंज होता है और स्प्रिंग सीजन कैसे आता है। तो हम लोग को आगे क्या बोल रहा है, दस यू फाइंड दैट देयर आर डे एंड नाइट चेंज, और हमें क्या पता चल रहा है एट लास्ट, जो हमारा डे और नाइट चेंज होता है और सीजन चेंज हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से हमारा डे और नाइट होता है और रेवोल्यूशन की वजह से हमारा सीजन चेंज होता है। तो इस चैप्टर में यही सब था कि रोटेशन से क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है। देखो बहुत छोटा चीज हम लोग सोच रहे थे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ लिया खत्म, पर इसका इफेक्ट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने इस चैप्टर में जाना है। ठीक है, सो ये था हमारा चैप्टर। मैं आपको दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा रोटेशन के बारे में, फिर हम लोग रेवोल्यूशन के बारे में। रोटेशन क्या होता है, हमारी अर्थ के अराउंड हमारी एक्सिस होती है, इमेजिनरी एक्सिस होती है, उसके अराउंड हम लोग की अर्थ रोटेट करती है, उसे हम लोग उस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन कह देते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, हमारी सन के अराउंड जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है उस मूवमेंट को हम लोग रेवोल्यूशन कह देते हैं। फिर रेवोल्यूशन और रोटेशन का फर्क क्या होता है वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ऑर्बिटल प्लेन मैंने प्लेग्राउंड का एग्जांपल दिया था आपको, एक प्लेग्राउंड है उसका हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, सेम उसी तरह हमारी अर्थ है, वो भी हम लोग की एक प्लेग्राउंड मतलब प्लेन हम लोग ने मान लिया, प्लेन सरफेस है, उसी को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कह देते हैं। जैसे ये हमारा सन है मान लो, और ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, और ये हमारी अर्थ है, वो हमारी उसकी रिवॉल्व कर रही है, तो इसे हम लोग ने एक ऑर्बिटल प्लेन मान लिया था। ऑर्बिटल प्लेन हम लोग को और अच्छे से कहाँ समझ आया था, जब मैंने समझाया था हमारा जो अर्थ होती है हमेशा एक तरफ टिल्ट होती है, चाहे वो हमारा समर सोलिस्टिक में हो या स्प्रिंग और ऑटम सीजन चेंज हो तब, या तो विंटर सोलिस्टिक में हो, वो हमेशा टिल्ट होती है एक ही तरफ, हमेशा 66.5 डिग्री बनाती है, किससे, अर्थ की एक्सिस से। तो ये हमने देखा था ऑर्बिटल प्लेन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था एक इमेजिनरी लाइन होती है जो 66.5 डिग्री एंगल बनाती है अर्थ की एक्सिस से, उसी को हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कह देते हैं। वो सब हमने देखा था, ये 66 डिग्री बना रहा था, और ये और वर्टिकल वाला अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ रोटेट करती है तो क्या होता है, एक तरफ जहां जिस तरफ सन होता है उस तरफ सबसे ज्यादा लाइट रिसीव होती है, तो उस तरफ दिन हो रहा होता है, और जिस तरफ नहीं होता उसके बैक साइड में हमारी रात हो रही होती है। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो हमारी अर्थ की शेप है उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि एक तरफ दिन होता है एक तरफ रात हो रही होती है। फिर हमने देखा कि एक सर्कल होता है जो हमें हमारी डे और नाइट को अलग करता है, इसे हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह देते हैं। और फिर हमने जो 24 आवर हमारा 24 आवर में हमारा एक डे कंप्लीट होता है उसे हम लोग अर्थ डे कह देते हैं, उस पीरियड को हम लोग क्या कह देते हैं, अर्थ डे कह देते हैं। और ये मोशन हमेशा होता रहता है और उसी की वजह से हमारा डे और नाइट कॉज होता है। ये हमने पढ़ा। अगर हमारी अर्थ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो हमने देखा था कि हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो हमारा एक तरफ हमेशा रात होगी और एक तरफ हमेशा दिन होगा, और जिस तरफ दिन होगा उस समय पूरी गर्मी होगी, उस रीजन में कोई नहीं रह पाएगा। और अगर जिस तरफ रात हो रही होगी उस समय पूरा डार्कनेस होगी और फ्रीज हो जाएगा वो जोन, उस तरफ भी उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए अर्थ को रोटेट करना मस्ट है। अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो अर्थ की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ये देखा था। फिर हमने देखा था कि दूसरा मोशन हमने क्या देखा था, रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। कितने डेज में करती है, 365 डेज में करती है। और 1/4 डेज, और 1/4 डेज मतलब एक डे में हमारा 24 आवर होता है, 1/4 मतलब 6 आवर होता है, मतलब एक्स्ट्रा 6 आवर हम लोग इग्नोर कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए। ऐसा ना हो कि हम लोग 6 आवर ऐसा बोलें कि हम लोग स्कूल में खुद ही सोचो, हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे कि 365 डेज और 6 आवर एक्स्ट्रा लेती है अर्थ, ऐसा तो कोई पढ़ाता नहीं है हमें। तो वो 6 आवर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो इग्नोर नहीं करते, हर 4 साल बाद हम लोग जोड़ देते हैं। तो वो भी हमने देखा था क्या चीज,
कि जो 6 आवर हमारा हर साल बचता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो चौथे साल मिलके वो 24 आवर बन जाता है और 24 आवर ही एक डे होता है। तो एक डे हम लोग हर चौथे साल जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, बोल रहा है सरप्लस डे हम लोग ऐड कर देते हैं किस मंथ में, फरवरी के मंथ में, और फरवरी के मंथ में फिर 29 डेज हो जाता है 28 की जगह। तो उस ईयर को हम लोग लीप ईयर कह देते हैं। तो वो 29 डेज कैसा होता है अब आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने एक और चीज डिस्कस की थी, एक फैक्ट डिस्कस किया था, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट ने, उनने स्टेट किया था, उन्होंने ये बोला था कि अर्थ जो क्या है राउंड है और रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखो 2020 हमारा लीप ईयर है, 29 डेज है फरवरी में। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया था, कोई भी डे, कोई भी हमारा ईयर है उसे 4 से डिवाइड कर लो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। फिर हमारा देखा था 2020, इसे भी तुम मान लो 2020 ये डिवाइड करोगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर लीव करेगा तो वो रिमाइंडर 3 आएगा, और रिमाइंडर आते ही हम लोग क्या बोल देंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। ये देखा था हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने बोला क्या हमारी अर्थ किस पे रोटेट करती है, कौन से ऑर्बिट पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे करती है, इसे हम लोग इलोंगेटेड ऑर्बिट भी बोल देते हैं। फिर हमने पढ़ा, क्या नोटिस किया कि ऑर्बिट हमारी सॉरी जो हमारी अर्थ होती है वो हमेशा एक ही तरफ टिल्ट होती है, हमेशा एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में टिल्ट होती है ऑर्बिटल प्लेन से। वो भी हमने बना के देखा था, ऐसे बनाया था, और मैंने बताया था ये हमेशा ऐसे ही होती है, इधर 66 इधर भी 66। फिर कहीं भी किसी भी एरिया पे होगी, किसी भी ऑर्बिट पे कहीं भी जगह होगी, वो हमेशा 66.5 डिग्री ही बनाएगी। फिर हमने देखा था हमारा ईयर किस में डिवाइड होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में डिवाइड होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्यों सीजन किसकी वजह से चेंज होता है, हमारी अर्थ की पोजीशन से। जो हमारी अर्थ सन के अराउंड पोजीशन करती है, रिवॉल्व करती है, उसी की वजह से हमारा अर्थ सीजन चेंज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था समर सोलिस्टिक के बारे में, जो कि 21 जून को आता है। इस समय क्या हो रहा होता है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है वो किसकी तरफ टिल्ट होता है, सन की तरफ टिल्ट होता है, और सारी डायरेक्ट रे कहाँ फॉल होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फॉल होती है। सेम उसी तरह हमारा जो विंटर सोलिस्टिक होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, और उस समय क्या हो रहा है, सारी रेस हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में फॉल हो रही होती है, और डायरेक्टली कहाँ फॉल होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। सेम है, दोनों एक साथ पढ़ना तभी याद होगी, या तो कंफ्यूज हो जाओगे। समर सोलिस्टिक में होता है 21 जून को ये होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ, और डायरेक्टली फॉल होती है कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। हमारी इंडिया में क्यों गर्मी पड़ती है समर में 21 जून में, क्योंकि हमारा ट्रॉपिक कैंसर हमारी इंडिया से गुजरती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इस एरिया में सबसे ज्यादा हीट होती है, और पोल पे बहुत कम हीट पहुंच पाती है सन की, किसकी वजह से, स्लेंट की वजह से। सन की रेस बहुत कम पहुंच पाती है पोल पे, तो हमारा जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ इंक्लाइन होता है। तो 6 महीने लगातार हमारे जो आर्टिक सर्कल है, नॉर्थ पोल पे हमारा आर्टिक सर्कल है, तो उधर हमेशा 6 महीने लगभग हमारा डे लाइट होती है, और सेम उसका रिवर्स हमारा जो अंटार्कटिका सर्कल है उधर हमारा 6 महीने लगातार नाइट हो रही होती है। कब, समर सोलिस्टिक में। सेम उसी तरह विंटर सोलिस्टिक में क्या हो जाएगा, आर्टिक सर्कल पे रात हो रही होती है और अंटार्कटिका सर्कल पे दिन हो रहा होता है। हमने अभी फिगर में पढ़ा था। फिर हमारा क्या हो रहा है, लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। जो हमारा ज्यादातर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, सन की लाइट मिल रही होती है, इसीलिए इस समय समर होता है, इस रीजन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा होता है। फिर हमने देखा था 21 जून को सबसे लंबा डे होता है और सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। हम लोग ने ऐसे बना के देखा था, ये डे छोटा होते जा रहा है, फिर इक्वल हो जा रहा है, फिर छोटा होते जा रहा है, नाइट फिर इक्वल हो रहा है, तो वो हमने देखा था। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन विंटर सीजन सब चीज उल्टी हो जाती है, नाइट छोटी होती जाती है, डे बड़ा होते जाता है, तो ये सब इसी को हम लोग समर सोलिस्टिक बोल देते हैं। ये सब अगर डेफिनेशन आपको ज्यादा लंबी लग रही हो तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा थोड़ा इजी लैंग्वेज में कैसे आप लिखोगे। तो हमने ये इमेज पढ़ी देखी थी, ये हमारा समर सोलिस्टिक था, सबसे ज्यादा रे पड़ रही थी हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। और 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है। और हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा था, तो उसका उल्टा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा होता है। और हमारा जो नॉर्थ पोल है उधर सब स्लेंट की वजह से बहुत कम रेस पहुंच पाती है, पर बहुत कम रेस पहुंच पाती है, बट डे तो होता ही है। तो हमारा इधर से 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक जो हमारा आर्टिक सर्कल होता है इधर दिन ही होता है, 6 महीने लगातार दिन होता है, और
हमारा जो अंटार्कटिका सर्कल होता है 6 महीने लगातार रात होती है, और सेम उसका रिवर्स हो जाता है जब हम लोग विंटर सोलिस्टिक पढ़ते हैं। तो फिर हमारा विंटर सोलिस्टिक इसके बाद पढ़ा हमने, क्या होता है उसमें सारी रे कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उसमें पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पड़ता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है उस समय। और साउथर्न हेमिस्फीयर में एक और हमने फैक्ट पढ़ा था, साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। इसीलिए जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारी विंटर हो रही होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमारी समर हो रही होती है, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में हम लोग तो क्रिसमस ठंडी में मनाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी में बनाते हैं वो लोग। यही एक रीजन है। फिर हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल हमारा इस समय क्या हो जाता है, रात हो रही होती है, और साउथ पोल हमारा दिन हो रहा होता है 6 महीने लगातार। वही 3-4 पॉइंट है, उसे याद रखना है और आंसर तुम्हें याद हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स में क्या होता है, हमारी जो टिल्टेड अर्थ होती है वो तो टिल्ट रहती ही है 66.5 डिग्री, पर उस समय क्या होता है, हमारी सारी रेज हमारी इक्वेटर पे पड़ रही होती है। याद तुम्हें क्या रखना है, समर सोलिस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, विंटर सोलिस्टिक में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, और स्प्रिंग और ऑटम के समय क्या होता है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही होती है। तो हमारा 23 सितंबर को हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो रहा होता है। सेम उसी तरह 21 मार्च को हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो रहा होता है और 21 मार्च को ही हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा होता है। तो ये सारा था हमारा विंटर सोलिस्टिक। 22nd दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रे ऑफ द सन, साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स, उसकी तरफ टिल्ट होता है, उसी वजह से हमारा साउथ पोल पे दिन हो रहा होता है और जो नॉर्थ पोल होता है उस समय रात हो रही होती है। लार्जर पोर्शन साउथ हेमिस्फीयर लाइट होती है, इसलिए उधर गर्मी हो रही होती है। यही सब हमने पढ़ा था। इस समय क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हो रही होती है समर में। कहाँ, साउथ हेमिस्फीयर में। हमने उस समय पढ़ा था 21 जनवरी को इसका उल्टा होता है, तो इसी को हम लोग विंटर सोलिस्टिक कह देते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया किस लिए समर में हम लोग का विंटर बनाता है, क्योंकि वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और समय क्या हो रही होती है, साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही थी। फिर हमने पढ़ा 21 मार्च और 20 सितंबर 23 को डायरेक्ट सन की रे कहाँ पड़ रही होती है, इक्वेटर पे पड़ रही होती है। उसी की वजह से जो उस समय क्या होता है, पोल भी किसी तरफ टिल्ट नहीं होता, सन की किसी तरफ टिल्ट नहीं होता, नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रही होती है। इक्विनॉक्स का मतलब भी मैंने क्या बताया, इक्वी मतलब होता है इक्वल, नॉक्स मतलब होता है डे और नाइट, और इक्वल डे और नाइट को ही हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। फिर हमने सबसे पहले ये देखो बताया था 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता कर याद रख के रखना, शायद से फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें दे भी रखी होगी। फिर वही बोल रहा है 23 सितंबर को ऑटम सीजन हो रहा होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। सेम उसका अपोजिट केस होता है, स्प्रिंग सीजन हो रहा होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन हो रहा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। कौन सा, कब, मार्च 21 को। सो हमें क्या पता चला पूरे चैप्टर से कि हमारा जो और डे और नाइट हो रहा होता है, डे और नाइट क्या होता है, वो रोटेशन की वजह से होता है, और सीजन जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, सॉरी रेवोल्यूशन की वजह से होता है। तो सीजन हमारा किसके वजह से चेंज होता है, रेवोल्यूशन की वजह से, और डे और नाइट किसी वजह से चेंज होता है, रोटेशन की वजह से। तो ये सब था हमारा इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।